हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ड्रॉप किया था। तो हमने कहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था? तो हमने किया था 170 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, सीरीज बाय सीरीज मैंने वीडियो बनाई ही, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 170 आपको एक वीडियो में, मैंने सीरीज पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाया है, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 171 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। Is a mental condition which is produced by the constant repetition of some function over a long period of time. तो इज इट मोनोटनी, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, नन ऑफ दिस? क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर क्या है? मोनोटनी। ठीक है, इसका आंसर मोनोटनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। चाहे ये मैनेजमेंट का पेपर हो, चाहे ये लेबर वेलफेयर कोड 55 का पेपर हो, कभी कभी ये चीज़ साइकोलॉजी में भी पूछी जाती है, या फिर आपका पीएसयू का एग्जाम हो एचआर कैटेगरी में, तो ये आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Is a mental condition in which the individual exhibits negative attitude for a particular work. It means he does not want to do the work. तो इज इट मोनोटनी, स्ट्रेस, बॉर्डम, नन ऑफ दिस? क्या है आंसर बताइए प्लीज। जी, क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है आपका, क्या आंसर है? बॉर्डम। ठीक है, वो सीरियल आता है एक, वो वाला बॉर्डम नहीं, ये बॉर्डम है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मोनोटनी आ, क्या इफेक्ट है? क्या फटीग होता है, स्लो प्रोडक्शन, डिससेटिस्फेक्शन, ऑल ऑफ दिस? मोनोटनी के क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं? क्या आंसर है इसका बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। जब मोनोटनी होगी तो आपको फटीग हो भी होगा, इफेक्ट आता है इसका, स्लो प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली डिससेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मोनोटनी? अब पूछ रहा है क्या कॉजेज हैं मोनोटनी के। आप देख पा रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एटीट्यूड ऑफ द वर्कर, इंडिविजुअलिटी ऑफ वर्कर, सिचुएशन, ऑल ऑफ दिस? क्या आंसर है बताइए प्लीज जी। तो इसका आंसर है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब कॉजेज ऑफ मोनोटनी, क्या कॉजेज हैं? सोशल इन्वायरमेंट है, इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ वर्कर है, अनकम्प्लीटेड टास्क है, ऑल ऑफ दिस है? क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ये सभी इसके कॉज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच फैक्टर्स आर यूजफुल फॉर एलिमिनेटिंग मोनोटनी? क्या वो जॉब एनलार्जमेंट होता है, वर्क रोटेशन है, वर्किंग इम्प्रूवमेंट करके, ऑल ऑफ दिस? क्या करके, क्या फैक्टर यूजफुल होते हैं कि हम मोनोटनी को एलिमिनेट करें? क्या आंसर है प्लीज बताइए। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। अब इसमें दो टर्म्स दिए हुए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बेसिकली एचआर में पढ़ते हैं। ठीक है, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, एक होता है जॉब इनरिचमेंट। ठीक है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आपको उसका जो है बताना पड़ता है कि क्या ये जॉब एनलार्जमेंट है, जॉब रोटेशन है। पूछा जाता है कि वर्टिकल हो तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। मैंने एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि ये आपके एचआर जब आप पढ़ते हो ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ ये ऑप्शन में है। तो आप समझ सकते हैं कैसे आप कनेक्ट करके भी पढ़ाई को कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत जो है इफेक्टिव हो। कहते हैं ना हमें इफेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, तो ये होता है इफेक्टिव स्टडी। ठीक है, कि आप टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ फटीगा क्या क्या? फिजिकल, मेंटल, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दिस? आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ फटीग। अब फटीग का कॉजेज पूछ रहा है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एब्सेंस ऑफ रेस्ट एंड पावर्स, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन, ऑल ऑफ दिस। आपको नहीं लगता है कि आपको इसका आंसर कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं? आपको इसका आंसर अगर आप चाहें तो आप कॉमन सेंस यूज करके भी बता सकते हैं इसका आंसर। एज सच कोई ये टफ आंसर नहीं है। ठीक है,
तो इसका आंसर है, आई होप आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो आपने गेस कर लिया होगा, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं ये क्वेश्चन रीड करूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये आपके पीपीएम में, ठीक है, यूनिट जो 1 है, यूनिट 1, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी मैंने ऊपर ऊपर से आपको, और ये जितने भी नेम आपको दिए हैं ना, जितने भी नेम ऑप्शन में, अभी क्वेश्चन को आप भूल जाइए, क्वेश्चन क्या मैं आपको जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगी। ये जो नाम है जितने भी, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जस्ट अ सेकेंड, इससे आपके 20+ PYQs पूछे गए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए हैं, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड 20 PYQs, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या किया है, ठीक है, ये सब पूछा गया है। लेकिन एक चीज़ और, इनसे रिलेटेड बुक्स भी बहुत पूछे गए। जितने नाम अभी आप ऑप्शन में जब मैं रीड करूँगी और आप देखेंगे, तो आप देखेंगे बुक्स के तो इतने नाम पूछे गए भाई, ठीक है। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और हम सॉल्व भी करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब ये ऐसा कोई वो नहीं है ना कि हम, मैं क्वेश्चन रीड कर दूँ और ऑप्शन बता दूँ, आपको ऑप्शन पता चल जाए, आप रट लो, ऐसा नहीं हो। आप इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखते रहिए कि क्या इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन रीड करते हैं। मैं कैमरा ऑफ करती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। The paper Engineer as an Economist which influenced F.W. Taylor, ठीक है, to develop his scientific management principle was authored by, ठीक है। अब देख रहे हैं, अभी मैंने क्वेश्चन रीड भी नहीं किया था, लेकिन ये आप अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही थी, ठीक है। तो क्या आपको चार्ल्स बेबिज थे, ए बेबिज, हेनरी ग्रैंड, लुईस डी ब्रांडिस, हेनरी टाउने, आर टाउने, क्या है आंसर? आप प्लीज गेस करिए, ठीक है, आप प्लीज गेस करिए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है हेनरी आर टाउने, ठीक है। देखिए, आप ऐसा कर सकते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और बिल्कुल ऐसे ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ये है इसका आंसर, चलो रट लेता हूँ। ऐसे एक तरीका ये होता है, और इससे एग्जाम में आप ऐसे हो जाओगे। जब एग्जाम आएगा ना, जब एग्जाम आएगा तो बेटा आप कैसे हो जाओगे, अगर आपने वो पहला वाला पैटर्न फॉलो किया। लेकिन अगर आपने दूसरा पैटर्न फॉलो किया, जो कि प्रैक्टिकल, जब हम कहते हैं ना इफेक्टिव स्टडी करो, प्रैक्टिकल वे से पढ़ो, इम्प्लीमेंटेशन करो पढ़ाई का, वो क्या होता है बेटा, वो ये होता है कि जो क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन आया अभी यहाँ पे, अब मैंने जैसे आपको बताया, तो आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए। और अगर आप स्मार्ट, वैसे आप बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप समझ गए होगे। लेकिन आप इस नाम को अगर कहा, जैसे किसी ने बोला, सपोज मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे PYQ 20+, तो आप तुरंत ऐसे यकीन मत कर लो, आप जाओ और बुक में देखो कि अच्छा ऐसा है क्या, मैम ने बताया ये सच में आया कि ऐसे ही बोल रही है, हवाबाजी हो रही है, ठीक है। तो आप जाके देखो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या बुक्स दी, इनका वर्क पैटर्न क्या था, ठीक है, ठीक है, किस एरा में बिलोंग करते थे, क्लासिकल थे, नियो क्लासिकल थे, मॉडर्न अप्रोच में इनका हम स्टडी करते हैं, चार्ल्स बेबिज ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, हेनरी एगेंट का नाम क्यों आता है, लुईस डी ब्रांडिस क्या, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कितनी बुक्स लिखी, मतलब कितनी इन द सेंस वो तो मल्टीपल बुक्स लिखी, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट बुक्स, या फिर PYQ में क्या पूछा गया, जैसे बुक्स बहुत ही वास्ट। सॉरी, अभी मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, थोड़ा आपको बता देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ना बुक आप एंड है, कोई एंड ही नहीं, इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी काइंड ऑफ थिंग है। लेकिन अगर आप थोड़े स्मार्ट हो, जो कि आप हो, तो आप ऐसा कर सकते हो बेटा, बुक्स से रिलेटेड तो 4 नंबर का कभी आता है, कभी 6, और बहुत मेहरबान हुआ तो 10 नंबर का भी पूछ सकता है, और ये बिल्कुल सच है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी बुक से रिलेटेड PYQ आए हैं, आप प्लेन पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर लीजिए, और उस पर आप सभी एक ऐसे कॉलम बनाकर जो जो बुक्स आए उनके नेम और किसने दिया है, और वो नेम आप मेंशन कर लो इस पर, और उसको रोज़ रिवाइज करो, थोड़ा थोड़ा, कभी ऐसे टहल रहे हो तो रिवाइज कर लो, ठीक है। वो बहुत आपके लिए, जब आप एग्जाम आएगा ना, तब आपके लिए बहुत इजी हो, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, अरे मैंने तो पढ़ा था यार, ये आ गया, वाह मज़ा आ गया। लेकिन अगर आपने वो अब पुराना पैटर्न था उससे पढ़ा, तो बिल्कुल ऐसा मुँह होगा,
और आप देख लेना, आप ये वीडियो अभी देखो और जब एग्ज़ाम के बाद आना ना तब ये वीडियो देखना, आपका मुंह एकदम ऐसा ही हो जाएगा अगर आपने पहला वाला पैटर्न फॉलो किया। और जो मैंने बताया अगर आपने वैसा करा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप देख पाएंगे कि आप औरों की अपेक्षा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Is an overall attitude of an individual or group toward all aspect of their work। तो क्या ये मोरल होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस, ऑल ऑफ दिस? क्या आंसर है बताइए प्लीज फटाफट से। इसका आंसर है मोरल। अब ये छोटे छोटे टर्म्स को आप नहीं स्किप कर सकते हैं, आपको सभी छोटे छोटे टर्म्स पता होना चाहिए। मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ इतना ज्ञान भी इसीलिए आपको दे रही हूँ बिकॉज यही छोटे छोटे टर्म्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि मोरल क्या है, फटीग क्या है, मोनोटनी क्या है। हमने प्रीवियस अभी जितने क्वेश्चन सॉल्व किया आपने देखा होगा, कहीं पे जो है सॉरी मोनोटनी के कॉज पूछा गया, कहीं पे मोनोटनी का इफेक्ट पूछा गया, कहीं यही पूछ लिया गया कि मोनोटनी क्या होती है। आप पीवाईक्यूज में भी चेक करिए, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हैं। लैंग्वेज थोड़ी अलग है, थोड़ी टफ है, बिट टफ, बट चीज़ तो वही है। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है कि मोटिवेशनल की टेक्निक्स कौन आर, क्या एमबीओ है, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। मैंने अभी पहले आपको बोला था ना कि जॉब एनलार्जमेंट एक टर्म हम पढ़ते हैं, जॉब एनरिचमेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ऑप्शन में पूछ रहा है तो ऐसे कहते हैं, सभी पूछते हैं, एक सेकेंड और टाइम लूंगी। सभी पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू। ठीक है, तो मैं कहूँगी यस होते हैं, बट डायरेक्ट नहीं होते, डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। अब इनडायरेक्ट कैसे होगा, जैसे अभी इसमें एमबीए ऑप्शन में दिया हो सकता हो अभी मोटिवेशनल की टेक्निक पूछी जा रही है। ठीक है, अभी क्या पूछा जा रहा है आपसे, मोटिवेशनल की टेक्निक पूछी जा रही है। मे बी अगली बार आपको एमबीए पूछा जाए कि एमबीए क्या होता है, किसने दिया एमबीए का कंसेप्ट, या इनरिचमेंट क्या होता है, या इनराजमेंट क्या होता है। तो आपको ऑप्शन में दिए सभी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोटिवेशन, चलिए इसी के साथ आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है जॉब एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Dash is a process whereby both manager and subordinate work together in identifying goal as well as setting standard of performance। तो क्या वो एमबीओ है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, जॉब एनलार्जमेंट है, इनरिचमेंट है, ऑल ऑफ दिस है? क्या आंसर है बताइए प्लीज। अब जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बोला कि एमबीओ पूछ ले हो सकता हो, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एमबीओ ही पूछ रहा। ओ मैंने आंसर ही बता दिया, चलिए कोई बात। तो इसका आंसर है एमबीओ। देखिए ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। As a dash as the extent of positive feeling or attitude that individual towards their jobs, MBO, job satisfaction, job enlargement, enrichment, all of this। क्या आंसर है बताइए प्लीज। यहाँ पे एक वर्ड देख लीजिए, आपको कीवर्ड से भी आंसर मिल जाएगा। आपने आई थिंक अब तो आपने बिल्कुल पक्का गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जॉब सेटिस्फैक्शन। पॉजिटिव है ना ऑब्वियसली। ठीक है, जब आप सेटिस्फाई रहेंगे तभी तो आप अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे, नहीं तो फिर वही सब चीज़ें होंगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े हैं। निगेटिविटी होगी, फटीग होगा, मोनोटनी आएगी, निगेटिव फीलिंग रहेगी, बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन है। अब सोर्सेस पूछ रहा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के टॉपिक के बिल्कुल खाल निकाल लेता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर लें तो आपको वैरायटी मिल जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा। आपको अपना दिमाग उतना नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि हाँ अभी ऐसा पूछा गया तो फिर ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा पूछा गया तो फिर ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्या सोर्सेस है, आई होप मेरे ऑप्शन से पहले ही आपने गेस कर लिया होगा, तो फिर भी मैं रीड करूंगी। Organization factors, work environmental factor, work itself and personal factor, and all of this। 184 का आंसर क्या है बताइए प्लीज। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। नाउ थ्योरीज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन है। क्या थ्योरी है जॉब सेटिस्फैक्शन की,
नीड फुलफिलमेंट थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, ऑल ऑफ दिस क्या आंसर है बताइए प्लीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है, सभी इसके आंसर्स हैं। इसी के साथ आज हम क्वेश्चन की ये सीरीज जो है, आज के इतने ही क्वेश्चन हैं, फिर हम मिलेंगे और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। थोड़ा मुझे मैं वीडियो बहुत गैप हो जा रहा है, मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं किसी चीज़ में बहुत बिजी थी और वो चीज़ मतलब नहीं हो पाई। लाइफ पे चलता रहता है, लेकिन चलिए अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। अभी भी थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन मैं पूरी 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 कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल 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 क्लिस्टर क्लियर रखिए।